हेलो मित्रों, मैं शिवम एक बार पुनः आप सभी का आर ओ लोअर पीसीएस आदि जीएस के लिए उपयोगिता सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न दिया गया है। जहां वर्षा कम और बहुत तेज हवाएं चलती हैं जहां पर वर्षा कम और बहुत तेज हवाएं चलती हैं वहां सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, खांचे वाली सिंचाई या कंटूर सिंचाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ड्रिप सिंचाई। ध्यान देना, ड्रिप सिंचाई कहाँ उपयोगी है? तो जहां पर वर्षा बहुत कम होती है ना, और हवाएं बहुत तेज चलती हैं, और जहां पर कह सकते हैं कि जो मरुस्थलीय इलाका होता है वहां पर ड्रिप सिंचाई उपयोगी मानी जाती है। ड्रिप सिंचाई का जनक देश इजराइल को माना जाता है, और ड्रिप सिंचाई को ट्रिकल सिंचाई प्रणाली के रूप में भी जानते हैं। ट्रिकल सिंचाई प्रणाली के रूप में भी जानते हैं। इस सिंचाई में होता क्या है, जो है छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से जड़ों के पास पानी की बूंदें गिराई जाती हैं। इससे क्या होता है? इससे पानी का नुकसान भी नहीं होता है, पानी भी बर्बाद नहीं होता है। ठीक है ना? तो यही हमारी क्या, ड्रिप सिंचाई। और तो इसीलिए ड्रिप सिंचाई को ट्रिकल सिंचाई प्रणाली भी कहा जाता है हमारा। ठीक है ना? जो कंटूर सिंचाई होती है, ये पानी, ये जो है यहाँ पर ढलान वाले क्षेत्रों में कंटूर सिंचाई को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल में उत्पन्न हुई थी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। क्योटो जापान का एक शहर है ना, जो कि जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है ना? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल में उत्पन्न हुई थी। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना, क्योटो प्रोटोकॉल समझौता हुआ था हमारा। ठीक है ना? और ये कब हुआ था? 1997 में हुआ था, जापान के क्योटो में। इसको लागू कब किया गया था? 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल को जो है लागू किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल पर अगर पूछेगा, क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने साइन कब किए थे? ठीक है ना, भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे? तब इसका आंसर आएगा क्या? 26 अगस्त 2002 को क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे हमारा। ग्रीन हाउस गैसों को, जो गर्म गैसें होती हैं जिससे भूमंडलीय तापन बढ़ता है, उसको कम करने के लिए जो है क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। तो इसी क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट की अवधारणा भी उत्पन्न हुई थी माना। ठीक है ना? कार्बन क्रेडिट किसको दर्शाता है? 1 मीट्रिक टन CO2 के उत्सर्जन को दर्शाता है। और सर्वाधिक कार्बन क्रेडिट वाला देश कौन सा? भूटान है हमारा। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर भारत के हस्ताक्षर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, इस पर भारत के हस्ताक्षर 16 सितंबर 1992 को हुए थे। तो ये वाला हो जाएगा गलत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था, और जिसे 1 जनवरी 1989 को लागू किया गया था। ओजोन परत को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए, है ना, ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था हमारा। तो अगर पूछेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कब? 16 सितंबर 1987। लागू कब हुआ था? तो जनवरी 1989 में, जनवरी 1900 या 1 जनवरी 1989 को जो है ये लागू हुआ था। और भारत इसमें कब शामिल हुआ था, या भारत द्वारा साइन कब किया गया था? तो भारत इस पर साइन किया था 1992 में। ठीक है ना, जून 1992 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया था, ना कि 16 सितंबर 1992 को। तो 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत से चीता कब विलुप्त घोषित किया गया था? 1992 में घोषित किया गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है। मेकांग नदी का डेल्टा दक्षिण पश्चिम वियतनाम, दक्षिण चीन सागर में बनता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मेकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेकांग है हमारा। मेकांग नदी तिब्बत के पठार, तिब्बत का पठार एक अंतरा पर्वतीय पठार है। दो पर्वतों के बीच के पठार को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं, जो लगभग 5000 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। वहां से निकलती है हमारी कौन सी? मेकांग नदी।
और मेकांग नदी लगभग 6 देशों से होकर के गुजरती है। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है ना। और पृथ्वी की 12वीं सबसे लंबी नदी है हमारी कौन सी? मेकांग। जो मेकांग नदी है चीन और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। चीन और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। इसके अलावा लाओस और कंबोडिया के बीच सीमा बनाती है कौन? मेकांग नदी हमारा। और इसके अलावा कंबोडिया की राजधानी नोमपेन इसी के तट पर स्थित है। ठीक है ना। और ये नदी जो है वियतनाम में, जो है दक्षिणी पश्चिमी वियतनाम में अपना जल कहाँ गिरा देती है? दक्षिण चीन सागर में अपना जल गिरा देती है ये नदी। इसके अलावा मेकांग गंगा सहयोग परियोजना कब शुरू की गई थी? तो मेकांग गंगा सहयोग परियोजना सन 2000 में शुरू की गई थी हमारी। सन 2000 में शुरू की गई थी। बाकी इस नदी पे अंतर्देशीय मत्स्य पालन भी किया जाता है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए भी ये नदी प्रसिद्ध है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जामनी बांध, सहरिया जनजाति, जरी सिल्क चंदेरी साड़ी और सोरा नृत्य, क्या ये सभी चीजें ललितपुर में होती हैं? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ललितपुर यूरेनियम के लिए भी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ जिला भी है ललितपुर। और ललितपुर के दुधई से नरसिंह की सबसे ऊंची मूर्ति भी पाई गई है। जामनी बांध भी यहीं पर है, सहारिया जनजाति भी यहीं पर है, और जरी सिल्क चंदेरी साड़ी है ना, वो भी ललितपुर की ही मानी जाती है। और सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला भी कौन सा? ललितपुर। ललितपुर केवल एक जिले से सीमा साझा करता है, वो झांसी के साथ। ठीक है ना। बाकी एमपी से तीनों तरफ से घिरा हुआ हमारा ललितपुर है ही हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत आईएमओ का सदस्य कब बना था? तो भारत जो था वो आईएमओ का सदस्य 1959 में बना था। भारत आईएमओ का सदस्य 1959 में बना था। ये बात बिल्कुल ठीक है। यूएनओ की आधिकारिक भाषाओं की संख्या 7 है, तो ये वाला हो जाएगा गलत। यूएनओ की टोटल 6 आधिकारिक भाषा हैं। यूएनओ की टोटल 6 आधिकारिक भाषा हैं। एक है चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश और अरबी। तो टोटल 6 संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं हैं। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। इन बुआन मार्शल आर्ट का संबंध मिजोरम से है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इन बुआन एक मार्शल आर्ट है, कुश्ती है। कहाँ की हमारी? मिजोरम की। इसके अलावा मिजोरम में डम्फा राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, वो भी यहीं पर स्थित है हमारा। और पावलकूट यहाँ की मारा नामक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव भी है। चापचार कूट भी मिजोरम का ही उत्सव माना जाता है हमारा। चापचार कूट को भी माना जाता है। इसके अलावा पहाड़ी लोगों की भूमि के नाम से भी मिजोरम प्रसिद्ध है हमारा। फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान, फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, जिसको ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, वो भी कहाँ पर स्थापित है हमारा? तो वो भी स्थापित है हमारा मिजोरम में। ठीक है। और यानी कि फांगपुई को क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन कहा जाता है। मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत भी है हमारा। लुसाई जनजाति भी आपकी मिजोरम में ही पाई जाती है। लुसाई जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? तो लुसाई नामक जनजाति भी मिजोरम में पाई जाती है। खुल्लम नामक नृत्य, खुल्लम नामक नृत्य गांव के मेहमान जिसमें भाग लेते हैं, वो नृत्य भी कहाँ किया जाता है? तो नृत्य भी हमारा मिजोरम में किया जाता है। इसके अलावा चेराव नामक एक नृत्य है, जो विशेष नृत्य है। फसल का काम समाप्त होने के पश्चात लोग जो है मिजोरम में चेराव नामक फेस्टिवल का आयोजन करते हैं हमारा। तो एक बात ये भी याद करने वाली है, तो ये भी याद रखेंगे। तो ये वाली बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियाँ बाकी पद्धति किसके लिए विख्यात मानी जाती है? मियाँ बाकी जो पद्धति है वो हमारी किसके लिए विख्यात मानी जाती है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, क्या इसके लिए है? आनुवांशिकता रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतह पर
पवन ऊर्जा का संग्रहण। तो किससे सम्मिलित मानी जाती है? मियावाकी पद्धति। तो जो मियावाकी पद्धति है हमारी, यह शहरी क्षेत्रों में लघु वनों के सृजन से संबंधित एक जो है पद्धति मानी जाती है। तो मियावाकी एक वृक्षारोपण की पद्धति है। कहाँ की पद्धति है हमारी? तो बताएंगे जापानी पद्धति है। अकीरा मियावाकी नामक वनस्पति शास्त्री ने इस मियावाकी पद्धति को बताया था। अब ये जो मियावाकी पद्धति है, इसमें कुछ खास बातें क्या हैं? तो मियावाकी पद्धति एक तरह से जंगल तैयार करने का एक माध्यम है हमारा, ठीक है ना? जंगल तैयार करने का एक तरह का एक माध्यम है हमारा। कौन? मियावाकी पद्धति हमारा। सामान्यतः जो मियावाकी पद्धति होती है, नॉर्मल जंगल उगाने में कई दशक का समय लग जाता है, लेकिन मियावाकी जो पद्धति है, इसके तहत इस पद्धति में पेड़ जो है आत्मनिर्भर हो जाते हैं और लगभग 3 से 4 सालों में, है ना, ये पद्धति के अनुसार अगर फॉलो करेंगे तो वन जो है बढ़ जाते हैं, वन का विकास हो जाता है। तो लगभग 3 से 4 सालों के भीतर ही जो है आप शहरी क्षेत्रों में जंगलों को उगा सकते हैं, यानी कि वनों को उगा सकते हैं हमारा। इससे प्रदूषण स्तर भी जो है डाउन हो सकता है हमारा, ठीक है ना, मियावाकी पद्धति द्वारा। तो मियावाकी पद्धति कम समय में, लगभग 3 से 4 वर्षों में, ठीक है ना, जंगल आप उगा सकते हैं। जहां पर कई दशक का समय भी लग जाता है, वहां पर मियावाकी पद्धति से बहुत कम समय लगता है हमारा। तो ये कुछ लगभग मान चलिए यहाँ पर जो है, जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो 10 गुना अधिक तेजी से विकसित होते हैं। लगभग 10 गुना तेजी से यहाँ पर ये विकसित होते हैं, ठीक है ना। और मियावाकी पद्धति जैव विविधता को बढ़ावा देती है, मृदा की उर्वरता में सुधार करती है, जानवरों और पक्षियों के लिए आवास प्रदान करती है, ठीक है ना। और टेम्परेचर को भी 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है इस पद्धति से, अगर हम जंगल उगाएं तो, है ना। शीघ्र ही हम जो है बड़े बड़े जंगलों को उगा सकते हैं, ठीक है। तो मृदा की गुणवत्ता, जैव विविधता, कार्बन अवशोषण में सुधार होता है, ठीक है ना। शहरी क्षेत्रों में जो प्रदूषित और बंजर भूमि है उसको पुनः, ठीक है ना, सही किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है हमारा। तो ये सब मियावाकी पद्धति के कुछ लाभ माने जाते हैं हमारे। नेक्स्ट, संवहन का उदाहरण नहीं है। गैस स्टोव पर पानी का उबलना बिल्कुल इस संवहन का उदाहरण है। हवा का बहना, ठीक है ना, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा पड़ता है वहां की हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, और नीचे खाली स्थान को भरने के लिए ठंडी हवा, यानी कि ठंडी हवाएं आती हैं, और ठंडी हवा में बनता है हाई प्रेशर। और जहां पर गर्म हो तो वहां बनता है लो प्रेशर, और हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इसलिए इस तरह से हवाएं चलना शुरू हो जाती है। तो हवाओं का बहना भी क्या है? संवहन का उदाहरण है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन गर्म होना, ये जो है हमारा विकिरण का उदाहरण माना जाता है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी एयर कंडीशन की कार्यप्रणाली का कार्य करना, एयर कंडीशन की कार्यप्रणाली का कार्य करना, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा संवहन का ही उदाहरण माना जाता है हमारा। इसके अलावा संवहनी वर्षा किस मंडल में होती है? तो संवहनी वर्षा जो होती है वो होती है हमारी क्षोभ मंडल, इसको ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है हमारा। और संवहन आपको पता है ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि है जो तरल पदार्थों में अणुओं के स्थानांतरण से उत्पन्न होती है हमारी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यानी कि ठोसों में संवहन की क्रिया संभव नहीं है, केवल तरल में ही संवहन की क्रिया संभव है। पानी का उबलना, ये भी क्या है? पानी का उबलना भी संवहन का उदाहरण है। शरीर में रक्त का संचार, ये भी किसका उदाहरण है? संवहन का ही उदाहरण माना जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यूपी का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो ये हो गया गलत। यूपी का सबसे बड़ा जो आवासीय विश्वविद्यालय है वो है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो पहला वाला ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यूपी का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय वो इलाहाबाद ना होकर के वो क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है हमारा। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में स्थित है,
तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मुरादाबाद में स्थित है हमारा। बाकी पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक वो भी मुरादाबाद में स्थित है। धारा 370 की संवैधानिकता को चुनौती। धारा 370 में क्या है? समलैंगिकता है ना को लेकर के संवैधानिक चुनौती 2001 में नाज फाउंडेशन द्वारा दी गई थी। तो समलैंगिकता का वर्णन है 377 में हमारा। मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति ऐसे कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, उनको परिक्रमा करते वक्त ही ध्वंस करने के लिए रॉकेट का प्रयोग किया जाता है हमारा। इसी को क्या बोलते हैं? मिशन शक्ति कहा जाता है हमारा। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।